डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। देखो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहले हम डी ब्लॉक की स्टडी करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टडी कर लेते हैं। अच्छा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ कॉमन पॉइंट्स है, जैसे इनको डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, और क्योंकि ये पी एंड एस ब्लॉक के सेंटर में बीच में होते हैं, यानी कि एक ब्रिज का ये काम करते हैं और ये कैटलिस्ट का भी काम करते हैं, ठीक है। इनकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती हैं, जैसे हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं या पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट उनमें भी कुछ डिफरेंट होती है, कुछ फिक्स होती है, बट इनमें और इनमें भी सेम ऐसा ही होता है, बट ये कैटलिस्ट का काम करते हैं ड्यू टू दे प्रोवाइड सरफेस एरिया टू रिएजेंट, है ना। कोई भी रिएक्शन होती है उसमें ये सरफेस एरिया प्रोवाइड कराने का भी काम करता है, तो इस कारण से इनको कैटलिस्ट में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो अभी हम इसमें तीन सीरीज जो हमारी है 3D 4D एंड 5D, ये तीनों यहाँ पर नोट करके उसके बारे में कुछ उनके बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट यही है, तो स्टार्ट करते हैं थर्ड 3D, है ना। तो 3D में कौन कौन आते हैं ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद 4D, फिर उसके बाद देखेंगे हम 5D, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आपको याद रखना है फर्स्ट 3D आपका जो होता है, इसमें एक ट्रिक्स भी, यानी कि सारे एलिमेंट्स को ट्रिक्स से याद रखो, आपको ज्यादा रखने की जरूरत नहीं रहेगी, पूरा पीरियोडिक टेबल ही आप ट्रिक से याद रखो। मैंने एस ब्लॉक एलिमेंट पूरा पीरियोडिसिटी वाला जो चैप्टर है उसमें भी ट्रिक बना के बता रखा है, फिर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, इस टाइप से सारे ब्लॉक के जब चैप्टर्स हमने डिस्कस किए तब भी मैंने ट्रिक बताई है, ठीक है। तो देखो ये है आपका 3D में होता है बच्चों स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इनको कैसे लिखते हैं, सक, टी, वी, सर, मन, फे, को, नी, कु, जन, ठीक है बच्चों। तो ये आपको याद रखना है, ये एक सीरीज हो गई 3D। ये इसको आपको ऐसे याद रखना है जैसा अभी मैंने बताया है, इसको आप ऐसे बोलेंगे सब, टी, वी, सर, मन, फे, को, नी, कु, जन। तो ये आपकी एक ये जो आपका लेफ्ट टू राइट 3D सीरीज जो है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 4D। 4D में क्या होता है, यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावट, राह में पड़े, आग में कूद जा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया 4D सीरीज। अब एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कि इनके फुल नेम क्या है, तो फुल नेम भी मैं बताता हूँ। अभी हम ये 5D भी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फुल नेम भी देखेंगे। देखो अब ये बनेगा ला, हफ, ता, वरना, रे, उधर, इधर, पिटेगा और एच, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से ये 4D सीरीज 5D सीरीज भी हो गए। अब इनके फुल नेम देख लेते हैं ना, फुल नेम में बताता हूँ। ये होगा आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, ठीक है। नेक्स्ट होगा आपका इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुहेनियम और ये रुथेनियम और रुहेनियम, पैलेडियम, आर्जेंटम और कैडमियम, ठीक। नेक्स्ट होगा आपका वो लैंथेनम, हाफनियम, टेंटेनम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ओरम और मर्क्यूरी, ठीक। अब इनमें कुछ कॉमन पॉइंट्स जो है वो आपको याद करने जैसा है कि ये जो लास्ट के तीनों मेटल जो होती हैं ये क्या है, ये कॉइन मेटल बोलते हैं इनको, ठीक है। सॉरी, ये सेकंड लास्ट वाली कॉइन मेटल, और इनको क्या बोलते हैं, इनको वोलेटाइल मेटल बोलते हैं। लास्ट वाली जो है, लास्ट वाली देखना है आपको कौन कौन सी मेटल्स जो है यहाँ पर आपकी वोलेटाइल होगी। ये है आपकी तीनों मेटल, जिंक है, कैडमियम है और मर्क्यूरी है। तो इनका एक जो मेन पॉइंट है वो ये याद रखना है, इनको वोलेटाइल मेटल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करती है। तो यहां आपको याद रखना है they do not show variable oxidation state, ठीक है बच्चों। तो ये कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं, बॉन्डिंग तो ये भी बनाती है, कहीं भी रिएक्शन में बॉन्ड बनाएगी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट तो कुछ ना कुछ तो शो करेगी। तो ये सारी मेटल्स जो है ये तीनों ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, ओनली +2, ठीक है। तो अब इसके पहले जो मेटल्स हैं, अब इसके पहले कौन से मेटल्स हैं, इसके पहले मेटल्स है आपकी सेकंड लास्ट वाली, वो मेटल्स है आपकी कॉपर, अर्जेंटम और ओरम, ठीक है। तो ये क्या काम करती है, ये होती है बच्चों कॉइन मेटल्स। इनके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं वो आपको याद रखना है। तो ये लास्ट वाली मेटल्स के बारे में पॉइंट लिखा है कि दे डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट,
वो ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी। ये वाली हो गई सेकंड लास्ट कॉइन मेटल्स हो गई, क्योंकि ये कॉइन बनाने में काम में आती है, जैसे कॉपर हो गया आपका, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, तो ये हो गए। अब ये जो आपका रुहेनियम और ऑस्मियम जो है, ये रुथेनियम और ऑस्मियम जो है, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं पूरी, ये जो तीनों सीरीज हैं इनमें, और पीरियोडिक टेबल में भी, ऑल पीरियोडिक टेबल में ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो इनके बारे में ये पॉइंट हो गया, दे शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी करेंगे, अब मैक्सिमम कितनी, तो मैक्सिमम +8 तक शो करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। वैसे ही अगर आप इधर आएंगे तो ये जो आपका मैग्नीज है, ये मैग्नीज कौन सी सीरीज का है, 3D का। अब 3D में आप अगर स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जाएंगे तो वहां ये मैग्नीज जो है, मैग्नीज आपका मैक्सिमम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है बच्चों। ठीक है, क्योंकि इसके D में कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। अब ये 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा और D में से 5, तो कितने होगा 7, तो मैक्सिमम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है। ठीक, अब यहाँ क्रोमियम और ये मॉलिब्डेनम और टंगस्टन, ये जो तीनों मेटल्स है बच्चों, इनके बारे में क्या है, इनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इनका जो पॉइंट है वो ये है कि दे हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इनके पास होते हैं, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है इनके बारे में। अब जो स्कैंडियम और जिंक है आपका 3D सीरीज में, स्कैंडियम एंड जिंक, तो स्कैंडियम जो होता है वो ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो इसके बारे में ये एक मेन पॉइंट है। अब जिंक जो है वो ओनली +2 शो करता है, तो इसका एक मेन पॉइंट ये हो गया। ठीक बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं वो ये है कि एक और पॉइंट, ये जो लेंथेनम है, इस लेंथेनम के बिहाइंड जो होते हैं कितने एलिमेंट्स होते हैं, ये लेंथेनम के बिहाइंड जो 14 एलिमेंट्स होते हैं, वो 14 एलिमेंट्स जाते हैं कहाँ, F ब्लॉक में। जो F ब्लॉक हमारा हम डिस्कस करने वाले हैं आगे, उसमें जो 4F एंड 5F दो सीरीज उसमें भी रहेगी। तो उन दोनों में से 4F में जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स जो जा रहे हैं इसके पीछे वाले, वो जाते हैं 4F। अब वो यहाँ से इसके पीछे से क्यों जा रहे हैं, मतलब इसके बाद आते हैं वो, तो फिर उसके सामने आने चाहिए थे, बट ये उसके सामने नहीं आते हैं। ये जिनके इलेक्ट्रॉन्स F ब्लॉक में एंटर करते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन F ब्लॉक में एंटर करते हैं, तो उनको फिर हम F ब्लॉक में ही रखते हैं। F ऑर्बिटल में अगर उनके इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन उनका एंटर करेगा तो उनको F में ही रखते हैं। तो F में रखते हैं तो एटॉमिक नंबर भी उनका लेंथेनम के बाद से चलता है। तो जो 14 एलिमेंट्स आएंगे, उन 14 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर आपका वहां तक कंप्लीट होगा 14 एलिमेंट तक, उसके बाद फिर हाफनियम का नंबर आएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बच्चों। अब चलो जरा देखते हैं नेक्स्ट आपका, हाँ एक एटॉमिक नंबर तो आपको याद ही होगा, एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ ही चुके हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो 21 और 2 3 4 5 6 ऐसा करके यहाँ 30 तक हम इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही ये बाकी के भी इनके एटॉमिक नंबर्स भी आप पीरियोडिक टेबल वाले में पूरे में लर्न कर लेंगे, तो ये चीजें आपकी हुई कंप्लीट। अब इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स हैं, वो भी मैं ये हटा के वो यहाँ नोट कर देता हूँ। फर्स्ट देखना है आपको मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका कुछ जो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, किसी में लो होता है। ठीक है, तो देखो 3D में ये जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में आपका मेल्टिंग पॉइंट हाई किसका होता है, या फिर पूरी पीरियोडिक टेबल में देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट इन पीरियोडिक टेबल, तो वो होता है बच्चों कार्बन। अब वैसे ही अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट इन डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक में बच्चों होता है टंगस्टन का, सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का। अब अगर आपको लो मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, लो मेल्टिंग पॉइंट इन पीटी, तो ये होता है बच्चों हीलियम का। ठीक है, ये आपको याद रखना है, हीलियम जो होता है उसका सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये कुछ मेन पॉइंट। अब एक चीज और है कि ये कैटलिस्ट का काम करते हैं, क्यों, क्योंकि ये दो इसके दो अलग अलग रीजंस है। इसमें एक तो ये है कि इनमें जो D एंड S, यानी कि N-D आप बोलोगे ना, तो उसको क्या बोलेंगे 3D, और S बोलोगे यानी कि जो भी NS यानी N-
n माइनस 1d एंड ns। तो ये जो दोनों टाइप के जो ऑर्बिटल्स हुए, अब ये आपने सपोज n क्या माना 4, तो यहाँ 4s होगा, तो यहाँ n यानी कि 4 माइनस 1d आप करोगे तो कितना हो गया 3d। तो 3d और 4s इन दोनों में से क्या होता है, इन दोनों में से एक जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं इन दोनों ऑर्बिटल्स से, ठीक है। तो इसकी वजह से ये क्या करते हैं बच्चों, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एक पॉइंट ये हो जाएगा, तो ये मैं यहाँ हटा के यहाँ लिख देता हूं, दे shows variable oxidation state due to variable oxidation state due to, because ये ऐसा करो, because orbitals या इलेक्ट्रॉन्स करो, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन bonding from n minus 1d as well as, ऐसा लिखना, as well as क्या होगा ns, ठीक है, फ्रॉम ns ऑर्बिटल्स। ये पॉइंट हुआ। क्या बोला हमने कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हाइब्रिडाइजेशन या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, कहां से, n-1d और उसके साथ साथ ns से भी पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों से साथ में करते हैं। तो इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये रीजन हो गया इसका, ठीक है। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट किस टाइप से शो करते हैं जरा देखो, तो यहाँ जो 3D एलिमेंट्स हैं, जो 3D एलिमेंट्स को ही हम डिस्कस करते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट किस टाइप से होगी। तो देखो फर्स्ट आपने क्या बोला है कि ये जो स्कैंडियम है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो इसके बाद टाइटेनियम होगा आपका +2 +3 इस टाइप से शो करता है, ठीक है, +4 भी शो करता है। तो ये होगा आपका +3 +4, ये वेनेडियम +2 +3 +4। अब ये होगा आपका क्रोमियम, कितना होगा प्लस होगा यहाँ पर 2 3 4 है ना, +2 +3 +4 और होगा आपका +5। मैग्नीज का बताओ, मैग्नीज का होगा आपका +2 +3 +4 +5 +6 और +7, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट आता है आयरन, आयरन का होता है +2। अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो ब्राउन रिंग टेस्ट में +1 शो करता है। ओनली एक केस ऐसा होता है जहां पर आयरन आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक। अब आपको याद रखना है कि ये बाकी में ये +2 ही शो करेगा, +1 हर केस में ये शो नहीं करता है, बहुत ज्यादा केसेस में ये शो नहीं करता है। तो यहाँ +2 के बाद आपका आएगा +3 +4 +6, ठीक है, ये +5 भी शो नहीं करता है बच्चों, तो ये भी याद रखना है +5 आयरन डू नॉट शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। और आपका +1 का भी अगर होगा तो वो 1 केस होता है ब्राउन रिंग टेस्ट, वो हम आगे स्टडी करेंगे उसकी, ठीक है। कॉपर होगा आपका, ये मैं हटा देता हूँ, चलो। अब कॉपर होगा आपका क्या, कॉपर भी +2 कोबाल्ट है, सॉरी, कोबाल्ट +2 +3 4, निकिल होगा आपका +2 +3 +4, है ना। कॉपर आपका शो करता है +1 एंड +2, ठीक। और जिंक तो ओनली +2 ही शो करता है, उसमें ना 1 होता है ना 3 होता है, ओनली 2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट पॉइंट है इनके कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं बता देता हूँ। बाकी तो आपको समझ में आ ही गया है। जैसे ये स्कैंडियम था, स्कैंडियम के लिए हमने बताया कि वो ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ना। स्कैंडियम जो था वो ओनली +3 ऑक्सीडेशन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इसके नीचे आप अगर वो पॉइंट्स भी लिखना चाहें कि स्कैंडियम शो ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जिंक शोज ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नीज है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7, और बाकी पॉइंट के बारे में भी आप लिखना चाहे तो इस टाइप से लिख सकते हैं।
ओस्मियम है ना, ओस्मियम जो था आपका, ओस्मियम एंड रुथेनियम, ये दोनों का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता था, तो ये कितना था, +8, इस टाइप से। तो जो ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, उनको अलग अलग पॉइंट नोट करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको लगे कि नोट कर लेना चाहिए तो नोट कर भी सकते हैं कि क्या क्या चीजें इनमें होती है। चलो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इनमें देखेंगे कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कब बढ़ेगी, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जब बढ़ेगी ना तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी उनकी। कैसे, सपोज आपका मैग्नीज है ना, तो मैग्नीज आपका है ये MnO2, MnO ले लो, है ना, MnO ले लिया, MnO2 या Mn2O3 ले लो, ठीक है। अब वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, MnO2 ले लो। अगर इसमें आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीज की यहाँ हो रही है +2, अब यहाँ हो रही है कितनी होगी, यहाँ 3, +3 हो जाएगी। अब यहाँ कितनी हो रही है, +4 हो रही है। तो क्या आपको ये देखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, then acidic strength also increases. Acidic strength also इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये पॉइंट मेन है, यहाँ आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट इधर बढ़ रही है तो इधर साइड आपका क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ भी उनकी बढ़ती जाएगी एटम की, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। अब नेक्स्ट आपको पढ़ना है वो है पैरामैग्नेटिज्म, यानी कि जैसे हम पढ़ते हैं और जो भी आपके एलिमेंट्स हैं उनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर रहेंगे तो वो किस टाइप से, पैरा या डाया, किस टाइप का मैग्नेटिज्म शो करेंगे, तो वो देखना है। तो देखो यहाँ आपको याद रखना है पैरा मैग्नेटिज्म, इस टाइप से आप इसको चाहे तो पॉइंट बना करके लिख सकते हैं, पॉइंट बना लेना है आपको, पैरा मैग्नेटिज्म। अब देखना है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना, आपको यहाँ बताना है डी ब्लॉक एलिमेंट्स शोज पैरा एंड डाया मैग्नेटिज्म, शोज पैरा मैग्नेटिज्म, ऐसा लिख लो, शोज paramagnetism because they have number of unpaired electrons, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया एक और पॉइंट इसका, ये इस टाइप से ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इनके पास होते हैं तो ये क्या शो करते हैं, पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका कलर, है ना, देखो कलर जो होता है यानी कि ये डिफरेंट कलर शो करते हैं और वो कैसे शो करेंगे, तो कलर्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऐसा आप इसमें पॉइंट लिखना, कलर्स है ना। देखो कलर कैसे, जो जिनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जिन कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम जो ये होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर रहते हैं उस कॉम्प्लेक्स में तो ये कलर शो करते हैं, ठीक है। अब देखो इसके कुछ एग्जांपल्स देखना पड़ेंगे, कौन कौन से एग्जांपल्स ऐसे हैं जो कलर शो करेंगे। तो फर्स्ट तो आपको ये याद रखना है कि अभी हमने बोला कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कलर शो करेंगे, अगर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, नहीं कलर शो करेंगे, ठीक है, कलरलेस रहेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट में आपका क्या रहेगा, 0 रहे या 10 रहे तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं रहेंगे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे मतलब वो कलर शो नहीं करेगा। तो ऐसा केस कब बनेगा, देखो स्कैंडियम कितना शो करता है, +3, है ना, स्कैंडियम +3 शो करेगा तो उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, यानी कि उसके पास डी में कितना था, 1 इलेक्ट्रॉन, 21 उसका एटॉमिक नंबर होता है, तो वो डी में एक ही इलेक्ट्रॉन उसमें जा रहा है। अब एक इलेक्ट्रॉन डी वाला डोनेट किया और 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने 4s में से डोनेट कर दिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट कर चुका, अब उसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब यहाँ पर डी में कितना हुआ बच्चों, 0, है ना। वैसे ही अगर टाइटेनियम देखोगे आप तो टाइटेनियम का +4 में क्या हो जाएगा, टाइटेनियम का +4 में सेम हो जाएगा, डी में 0, ठीक। अब वैसे ही अगर आप जिंक की बात करोगे तो जिंक के पास 30 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब 30 यानी कि डी में 10 जाएंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स उसमें रहते हैं,
और 4s में कितने रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो +2 शो करेगा, तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा। अगर वो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा तो उसके पास d में बचेंगे ओनली 10। तो इस टाइप से बच्चों उसके पास टोटल वो जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो डी ब्लॉक जो है वो डी उसका ऑर्बिटल जो है वो ऑर्बिटल पूरा फुलफिल्ड है। तो ये डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, मतलब इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो यहाँ बचा आपका क्या, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कुछ भी नहीं है, मतलब ये होंगे आपके कलरलेस। ये कलरलेस हो गए। अब देखना है बाकी के जो एलिमेंट्स हैं आपके वो कैसे किस टाइप के कलर्स शो करते हैं, तो उनको सभी को अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पर हम लिख लेते हैं। अब ये जो है मैंने एटम्स यहाँ पर लिखे हैं, इन सारे एटम्स का कलर हमें देखना है, क्योंकि ये सारे क्या है, इसके पास 3+ है यानी कि अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके पास वैनेडियम पर 2+ है, तो इसके ये सारे जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे हैं इन सभी के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो अभी आपको इनके कलर्स देखना है। देखो ये होगा आपका, ये जो मैग्नीज और जो वैनेडियम है इनका कलर होगा बच्चों वॉयलेट कलर, वॉयलेट कलर हो जाएगा। अब दूसरा है ये वाला जो जैसा वैनेडियम है, आयरन है 2+ में, सारे ये 3+ में, ये बाकी के दोनों 2+ में और ये 3+ में, तो इनका कलर हो जाएगा बच्चों आपका वॉयलेट कलर और ये हो जाएगा ग्रीन कलर। ठीक है, अब ये कलर कौन सा है, इनका कलर होगा बच्चों ब्लू पिंक, है ना, इनका कलर होगा ब्लू पिंक कलर। अब देखना है ये Ti3+ में जो है टाइटेनियम, ये होगा आपका पर्पल कलर। ठीक है, इस टाइप से इनके सभी के कलर अलग अलग रहेंगे। ये पर्पल कलर हो गया। ये जो Fe3+ में रहता है ये शो करेगा बच्चों आपका येलो कलर। ठीक है, ऐसे ही अगर ये कोबाल्ट जो है आपका कोबाल्ट 2+ या 3+ में रहेगा तो क्या कलर शो करेगा, तो ये कलर शो करेगा बच्चों ये ब्लू कलर शो करेगा। ठीक है, ये ब्लू कलर शो करेगा। तो इस टाइप से आपको इनके कलर्स याद रखना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का भी जब फॉर्मेशन होगा, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी अच्छे से इसको पढ़ेंगे, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो कलरफुल कॉम्प्लेक्स होगा, तो किसके कारण, ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट पॉइंट हमें डिस्कस करना है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, वो ये है जैसे अभी हमने कलर्स पढ़े हैं, तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ना भी हो तब भी वो कलर शो करते हैं। ऐसे कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, मैग्नीज है, क्रोमियम है, वो कौन से कॉम्प्लेक्स में शो करते हैं तो वो देख लेते हैं, है ना। तो आपको एक नोट डाल लेना है, अगर आप इस पॉइंट स्टेटमेंट को लिखेंगे तो कैसे लिखोगे, आप एक नोट डालो, यहां आपको लिखना है कि सम कंपाउंड्स या सम एलिमेंट्स, ऐसा लिखना है, सम डी ब्लॉक एलिमेंट्स shows colors in absence of unpaired electrons, ठीक है बच्चों। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स होंगे या कौन से डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे जो कि कलर फॉर्म शो करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के एब्सेंस में, तो वहां आपको बताना है एग्जांपल्स भी उनके, लाइक KMnO4। अब बच्चों यहाँ बताओ मैग्नीज है आपका, वैसे ही यहाँ पर हो सकता है एक और क्या लेंगे आप, K2Cr2O7। अब ये क्या है, पोटेशियम परमैग्नेट, ये क्या है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो आपको क्या यहाँ पर बोला गया है कि ये कलर शो करेंगे, तो कलर कैसे शो करेंगे, यहाँ कोई रीजन रहा, रीजन होगा इसका, तो इसका रीजन होता है बच्चों ड्यू टू, है ना। आपको ये पूरा एक स्टेटमेंट बनाना है, चलो मैं इसको भी ब्लैक से लिखता हूँ, लाइक के बाद आपको इस टाइप से एग्जांपल लिख देना है 2 और वहां लिखना है ड्यू टू CTS। बताओ ये क्या होगा बच्चों, CTS आपका, CTS होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में क्या होगा कि जब भी कभी ये जो KMnO4 या K2Cr2O7 रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये किसी अदर एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेंगे, ठीक है, और अपने ऑक्सीडेशन स्टेट कम। अब देखो यहाँ जो ये Mn है ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। अब सपोज आपका O2 है, अब ये O2 क्या करता है, O2 यहाँ O2 जो होता है वो एक ऑक्सीजन आपका 2 माइनस में होता है, लेकिन सपोज ये O2 आपका जो है ये -1 शो करे, मतलब ये क्या शो कर रहा है अभी अगर ऑक्सीजन अगर सिंगल फॉर्म में रहेगा ऑक्सीजन आपका, आइसोलेटेड फॉर्म जिसको बोलते हैं, तो ऑक्सीजन रहेगा। अगर वो दो एटम्स एक साथ मिलेंगे तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाएगा। अब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर 4- होना चाहिए। सपोज उसने अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट कर देता है या 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, समझो 1 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, ठीक है,
तो ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन जो इसने डोनेट किया ऑक्सीजन ने, ये इलेक्ट्रॉन Mn एक्सेप्ट कर लेगा। तो जब आपका Mn यानी कि मैग्नीज जो जब KMnO4 के केस में ये +7 में था, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जब वो एक्सेप्ट करेगा तो वो बनाएगा बच्चों +6 बनाएगा। ठीक, अब यहां एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझना है कि Mn यानी कि मैग्नीज में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में जाते हैं, यानी कि D में कितने होते हैं 5 और 4s में कितने होते हैं 2। तो जो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वो भी वो डोनेट कर चुका था, D ऑर्बिटल के 5 ऑर्बिटल्स भी डोनेट कर चुका था, मतलब उसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा था। तो वो कैसा था, कैसा होना चाहिए था, कलरलेस। बट अभी वो क्या करता है कि रिएक्शन में ऑक्सीजन से अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो वो +7 की जगह +6 में रह जाता है, मतलब उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक, तो ऐसे आपको याद रखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की प्रोसेस होती है इसको चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा हम बोलते हैं। यहाँ पर मैंने नोट किया है, तो ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है ना, तो ये इसकी वजह से कलर शो करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है बच्चों इनका एक और बिहेवियर, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनके और भी डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं, तो वो हमें साथ ही साथ इसके साथ ही एक्सप्लेन करते जाना है। अभी हमने कलर्स लिखा था, यानी कि कलर्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स लिख लिया था, उसके बाद एक नोट डाल के ये पॉइंट लिख लिया है। अब कंटिन्यूअसली आपको इसमें एक और पॉइंट लिखना है, वो है इनका कैटालाइटिक बिहेवियर। ठीक है, तो ये भी आप उसमें ही ऐड कर लेना। कैटालाइटिक बिहेवियर क्या होता है बच्चों इनका, ये कैटालाइटिक बिहेवियर शो करते हैं। अब रीजन क्या है, तो इसके 2 रीजन है। देखो, फर्स्ट तो होगा आपका ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी वजह से कैटलिस्ट का काम करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये वजह हो गई। अब ऑक्सीडेशन स्टेट ये वेरिएबल शो करते हैं, इसकी वजह से कैटलिस्ट का काम करता है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, हाँ, इसके लिए ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दे शोज दे वर्क्स एज, ऐसा लिखना, दे वर्क्स एज catalyst। ठीक, works as catalyst like V2O5, ये कैटलिस्ट है ना, ये जो ऑक्साइड इसका बना है वेनेडियम का, ये कैटलिस्ट का काम करता है। इसी कोई रिएक्शन भी हम देख लेंगे आगे, वो बहुत सारी रिएक्शंस आएंगी, और इसमें बाकी भी है, जैसे निकेल हो गया आपका, और बाकी का पैलेडियम हो गया, इस टाइप के ये सारे निकेल और ये कैटलिस्ट का ही काम करते हैं। ये कैटलिस्ट में यूज होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस हम पढ़ेंगे जिनमें यूज होगा। ठीक है, एक पॉइंट ये हुआ। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है बच्चों, ये क्या करते हैं, इसको नोट कर लो, दे provides surface area to the reagent। They provide surface area to the reagent। ठीक है, तो ये 2 रीजन की वजह से ये कैटालाइटिक बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपको एक चीज और यहाँ पर नोट करा देता हूँ, इसी में एक पॉइंट और आगे बढ़ाना आपको लिखना है। वहां क्या लिखना है, ब्राउन रिंग टेस्ट या ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। अब देखो, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का मैंने एक पॉइंट आपको बताया था बच्चों स्टार्टिंग में, कि ये जो आयरन होता है वो आयरन क्या शो करता है वहां पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये जो ब्राउन रिंग टेस्ट होता है, इन दिस टेस्ट या इन दिस प्रोसेस, ऐसा लिखना, इन दिस रिएक्शन, ऐसा लिखना है, इन दिस रिएक्शन Fe shows +1 oxidation state। Fe shows +1 oxidation state due to oxidation state due to charge transfer spectra, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ठीक है बच्चों, ये जो ब्राउन रिंग टेस्ट का जो होता है, ब्राउन रिंग टेस्ट जब होता है तो उसमें आयरन जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। वो किस वजह से करता है, वो करता है बच्चों चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से, क्योंकि आयरन वहां पर 2+ में होगा Fe, तो वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा किससे, NO से। ठीक है, यहाँ कुल मिला के बात है कि जो ब्राउन रिंग टेस्ट होता है ये नाइट्रेट का टेस्ट होता है। ठीक है, तो नाइट्रेट का जब आप टेस्ट लगाते हैं तो उसमें NO जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करता है, और वो एक्सेप्ट करता है कौन,
ये आयरन आपका, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, सपोज आपका ये NO है, तो ये NO क्या बनेगा आपका प्लस में, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये Fe आपका यहाँ 2 प्लस में है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये Fe 1 प्लस में चला जाएगा बच्चों। तो ये आपको याद रखना है। ये भी इनका एक इसकी प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी है ये, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ ये वाले पॉइंट्स आपने नोट किए। अगला देखो, अगला ये एलॉय का भी फॉर्मेशन करते हैं बच्चों। ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, ये एलॉय का फॉर्मेशन भी करते हैं। तो ये एलॉय फॉर्मेशन कौन कौन सा करते हैं, जरा वो भी देख लो। एलॉय फॉर्मेशन, ठीक है। एलॉय फॉर्मेशन कैसे होता है बच्चों, वो देख लो जरा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म्स एलॉय। लाइक देखो, इसमें एलॉय कौन कौन से बनेंगे, तो आपका एक बनता है ब्रॉन्ज, एक बनता है ब्रॉन्ज, है ना। अब ब्रॉन्ज किससे बनता है, ब्रॉन्ज बनता है आपका कॉपर और टीन से, ठीक है, कॉपर प्लस टीन, ठीक है। एक और होता है ब्रास। ये ब्रास कैसे बनता है बच्चों, ब्रास बनता है आपका कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक से बनता है। तो ये पॉइंट आपका हो गया कि ये क्या काम करते हैं, एलॉय फॉर्मेशन करते हैं। और एलॉय फॉर्मेशन आपका इस टाइप से बनता है, ब्लॉक आपका ब्रॉन्ज एंड ब्रास जो बनता है वो। अब नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ प्रॉपर्टीज में जो बचते हैं, उनमें से एक लास्ट बचता है आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी। वो भी मैं नोट कर देता हूं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी मतलब क्या, कि ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब क्या किस वजह से करते हैं, तो ये लिखना है फर्स्ट रीजन क्या है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी शो करते हैं, ड्यू टू स्मॉल साइज, है ना, स्मॉल साइज। अब स्मॉल साइज कैसे होता है, स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी, हाई चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये स्मॉल साइज और हाई चार्ज डेंसिटी जो होती है, इसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब हाई स्मॉल साइज क्या है, स्मॉल साइज ये है बच्चों कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है। और इनको, ये जो एलिमेंट्स होते हैं, इनमें क्या होता है, डी ट्रांजिशन होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि इनके जो एलिमेंट्स होते हैं, उनका साइज यानी कि उनके बीच कॉन्ट्रैक्शन होता है। उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एलिमेंट्स की जो साइज है, एटॉमिक साइज, वो थोड़ा सा स्मॉल हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये स्मॉल साइज यहाँ पर बोला गया है। और वैसे भी लेफ्ट टू राइट आप जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम सेकंड पॉइंट, एक और है यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल्स, ठीक। वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि इनके पास जैसे डी तक इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और डी के बाद डी में टोटल 10 एलिमेंट्स होते हैं, डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी एटम के पास 10 नहीं है, तो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहना ही है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे और एज वेल एज ऑर्बिटल वैकेंट भी रहेंगे। तो वो वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। तो बच्चों ये तो था आपका कुछ प्रॉपर्टीज डी और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, है ना। देखो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देख लेते हैं डी ब्लॉक के। देखो सम, नेक्स्ट हेडिंग डालना है आप लोगों को, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ शॉर्ट में लिख रहा हूं, कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, है ना। डी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट्स हैं, उनके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हमें पढ़ना है। अब इसमें फर्स्ट हेडिंग डालना है आपको। फर्स्ट लेना है क्या, पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, ठीक है बच्चों। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, फॉर्मेशन होता है इसका क्रोमाइट ओर से। ये जो क्रोमाइट ओर होता है, फॉर्मेशन फ्रॉम क्रोमाइट ओर। अब देखो ये क्रोमाइट ओर क्या होता है, ये क्रोमाइट ओर होता है आपका FeCrO4, है ना।
FeCr2O4 ऐसा, ये होता है आपका क्रोमाइड ओर। तो ये फर्स्ट इसकी जो ये प्रिपरेशन ही है, ये जो हमने पॉइंट लिखा है ये इसकी प्रिपरेशन है। तो प्रिपरेशन इसको हम फर्स्ट पॉइंट करके भी लिख सकते हैं, ऐसा ब्रैकेट में ना बनाओ, एक काम करो इसको ऐसा बना लो, फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम फॉर्मेशन फ्रॉम क्रोमाइट ओर। अब क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला होता है FeCr2O4। अब देखें रिएक्शन इसकी, तो रिएक्शन कैसे है, कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां आप लेते हैं FeCr2O4 लिया, तो प्लस में रिएक्शन कर रहा हूं आप Na2CO3, ये क्या है सोडियम कार्बोनेट, प्लस में रिएक्शन प्लस में एक और प्रेजेंस ले रहे हैं O2 की। अब देखो आपको क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा बच्चों, इसमें Na2Cr2O4 है ना, प्लस में आपका निकलेगा Fe2O3, प्लस में और क्या बनेगा CO2 है ना, प्लस में CO2 निकल जाएगा। तो बच्चों ये आपको याद रखना है Na2Cr2O4 प्लस में Fe2O3 प्लस में CO2, ये प्रोडक्ट आपका बना। अब जो यहाँ जो प्रोडक्ट आपका Na2Cr2O4 बना है उसकी रिएक्शन आपको Na2Cr2O4 प्लस में H2SO4 से आप उसकी रिएक्शन करा दो। तो H2SO4 से आप रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ बनेगा बच्चों आपका, देखो क्या बनता है, Cr, ये Na2 किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ पोटेशियम क्रोमेट जो है आपका, सॉरी देखो ये क्या बनेगा आपका CO7 Na2 ऐसा बनाना, Na2Cr2O7 प्लस में आपका बनेगा एक और Na2SO4 उधर निकल जाएगा, प्लस में आपका H2O वाटर, ठीक। तो यहाँ आपको क्या मिला, Na2Cr2O7 बन गया। अब Na2Cr2 रिएक्ट विथ Na2Cr2O7 सॉरी Cr2O7 रिएक्ट विथ KCl पोटेशियम क्लोराइड। तो देखो क्या बनाना है हमें, जो मेन प्रोडक्ट हमारा चाहिए पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो देखो यहाँ बन जाएगा आपका K2Cr2O7 प्लस में आपका निकल जाएगा NaCl, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई प्रिपरेशन किसकी, पोटेशियम डाइक्रोमेट की। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लो। तो प्रॉपर्टीज क्या देखेंगे हम, इसमें कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट होगा कलर, ठीक है। अब कलर क्या होगा, देखो हेडिंग डालना है आपको प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7। फर्स्ट देखना है कलर कैसा होता है इसका, ऑरेंज कलर होता है बच्चों ये, ठीक है, ये याद रखना है, ऑरेंज कलर होता है, ऑरेंज कलर। फर्स्ट पॉइंट ये हुआ। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, ऑरेंज, फर्स्ट पॉइंट कलर हो गया, सेकेंड पॉइंट होगा इसका कि ये एक्वस मीडियम में किस फॉर्म में किसके साथ इक्विलिब्रियम में रहता है। तो वो देख लो, इट इज exist in equilibrium with in aqueous medium with CrO4 ऐसा लिखना, CrO4 2 माइनस O4 2 माइनस। अब देखो कैसे ये एग्जिस्ट कर रहा है, आपको क्या बताया मीडियम कौन सा है, एक्वस मीडियम। अब देखो यहां से आप K2 हटा दो तो क्या बनेगा आपका Cr2O7 बनेगा। अब ये Cr2O7 जो है ये एक्वस मीडियम में, यहाँ क्या है, एक्वस मीडियम कैसा होता है आपका H2O होगा ना वाटर, तो उसमें एक OH माइनस एक H प्लस होगा। तो ये कैसे एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर CrO4 2 माइनस में, ठीक है बच्चों। अब इसकी स्ट्रक्चर देखें, ये जो Cr2O7 है और एक CrO4 2 माइनस है, इन दोनों की स्ट्रक्चर्स देखते हैं, है ना। तो स्ट्रक्चर ये कैसे बनाएंगे, ये बनाते हैं बच्चों CrO4, देखो ये है आपका Cr क्रोमियम, तो यहाँ रहेगा आपका स्टेप से ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन 2 माइनस, यहाँ पर ऑक्सीजन डबल माइनस डबल बॉन्ड, सॉरी ये ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन ये भी डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये दोनों ऑक्सीजन कैसे हैं आपके 2 माइनस वाले। तो ये तो हुआ कौन, CrO4 2 माइनस। अब एक और देखते हैं हम, एक और कौन बन सकता है आपका Cr2O7। तो देखो ये क्रोमियम, एक और क्रोमियम। अब ऑक्सीजन कितने हैं टोटल 7, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर ब्रिज बॉन्ड बनाकर रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं टोटल 7 में से 1 यहाँ हो गया, 6 ऑक्सीजन और रिमेनिंग है। तो इस टाइप से ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आपके ये बन गए, ये यहाँ पर भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। अब देखते हैं कितने हो गए, 4 + 1 5, तो 2 ऑक्सीजन और रिमेनिंग है ना। तो ये बनेगा आपका इस टाइप से, ये सब बनेगा बच्चों। तो आपको क्या याद रखना है कि ये एक्वस मीडियम में किस टाइप से एग्जिस्ट करता है, एक्वस मीडियम में CrO4 2 माइनस के रूप में एग्जिस्ट करता है, ठीक बच्चों।
तो एक पॉइंट और ये है, ये यहाँ पर ये जो CrO4 2- है ये येलो कलर में एग्जिस्ट करता है, ये भी आप लोग इसमें नोट कर लें कि ये येलो कलर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ एक चीज और आपको याद रखने वाली है, यहाँ ऊपर लिख देता हूं मैं, हटा देता हूँ इस पॉइंट को। देखो यहाँ क्या है, ये है टोटल कितने 4 Cr बॉन्ड है इसमें, यानी कि 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन 4 सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन। तो यहाँ आपको लिखना है Cr2, ये देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ CrO4 2- में यहाँ होता है 4, देखो 4 CrO बॉन्ड सेम है ना, ये सेम है। अब यहाँ क्या हो रहा है, एक चीज यहाँ पर रिमेनिंग है वो मैं बता देता हूँ, 126 ये बॉन्ड एंगल होता है बच्चों। यहाँ पर अगर आपको पूछा जाए ये कितना बॉन्ड एंगल होता है, Cr क्रोमियम क्रोमियम के बीच में ऑक्सीजन जो ब्रिज का काम करता है, ये कितना बॉन्ड एंगल बनाता है, ये बनाता है आपका 126 डिग्री, ठीक है। अब देखो Cr2O7 यहाँ पर हमने बना रखा है, अब ये कितने बॉन्ड्स यहाँ पर सेम है, देखो सेम बॉन्ड है यहाँ पर 6 CrO बॉन्ड, ठीक है। 6 CrO बॉन्ड जो है वो सेम है, और बाकी के 2 CrO बॉन्ड जो है यानी कि 2 CrO बॉन्ड ये क्या है बच्चों, ये डिफरेंट है। तो ये वाले कैसे हैं, ये सेम है और ये डिफरेंट है। तो आपको याद रखना 6 CrO बॉन्ड्स ये होंगे आपके सेम, है ना, और ये हो जाएंगे आपके ये 2 CrO बॉन्ड ये हो जाएंगे आपके डिफरेंट। तो ये पॉइंट्स आपके इसमें इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने बता दिए। अब एक और होता है बच्चों क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, वो भी समझ लो वो क्या होता है। देखो क्या होता है कि जब कभी भी एनी क्लोराइड ट्रीटेड विथ K2Cr2O4 K2Cr2O7 in presence of concentrated H2SO4 due to chromyl chloride formation orange red fumes obtained। अभी जो मैंने स्टेटमेंट बोला है ये किसके बारे में बोला है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के बारे में। इसको लिख देता हूं बोर्ड पर, आप लोग एक बार देख लीजिए। यहां क्या लिखना है आपको, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट टेस्ट। देखो इसमें मैंने जो स्टेटमेंट अभी बोला है वो मैं लिख देता हूं, आप लोग राइट डाउन कर लेना। देखो एनी क्लोराइड treated with K2Cr2O7 in presence of concentrated H2SO4 due to formation of Cr2, ये क्रोमाइल क्लोराइड क्या होता है आपका, ये होता है बच्चों CrO2Cl2 ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CrO2Cl2 orange red fumes obtained, ठीक। तो ये पॉइंट है। अब इसकी रिएक्शन देखना पड़ेगी। क्या बोला है कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में क्या होता है कि कोई भी Cl आप लोगे क्लोराइड, वो इसके साथ जब ट्रीट किया जाएगा K2Cr2O7 के साथ, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा CrO2Cl2 की प्रेजेंस, मतलब इसके फॉर्मेशन की वजह से रेड फ्यूम आपको प्राप्त होगी, ठीक है। तो देखो जरा इसकी वो रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन कैसे हो रही है। क्या बोला है, एनी क्लोराइड, तो एनी क्लोराइड आप कोई भी यानी कि NaCl ले लो, ये सोडियम क्लोराइड है। अब प्लस में आपने क्या बोला है कि ट्रीटेड विद K2Cr2O7, तो ये ले लिया आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट, प्लस में वो बोल रहा है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 भी लेना है आपको, ठीक। तो अब देखो अब इससे क्या मिलेगा आपको, मेन आपको जो निकालना है वो देखते हैं, वो CrO2Cl2 प्लस, है ना। अब देखो एक तो ये निकला है, प्लस में आपका क्या निकलेगा, NaHSO4 प्लस आपका बनेगा KHSO4, ठीक, KHSO4। इस टाइप से बच्चों आपका ये बन जाएगा क्रोमाइल क्लोराइड। तो ये क्रोमाइल क्लोराइड जो है इसका कलर और ये कौन सी फ्यूम्स ये देगा, ये देख लेना है आपको, ऑरेंज रेड फ्यूम्स, ठीक है। इसकी वजह से ऑरेंज रेड फ्यूम्स हमें मिलती है, वो मिलती है CrO2Cl2। अब ये क्या है, ये एक टेस्ट हुई ना, ये क्रोमाइल क्लोराइड की एक टेस्ट हो गई। तो एक ये हुआ। अब ये जो ऑरेंज रेड फ्यूम्स यहां पर मिल रही है हमको, इस ऑरेंज रेड फ्यूम्स को अगर आप NaCl से अगर पास कराते हैं तो क्या,
NaOH के सॉल्यूशन से जब इसको आप पास कराओगे, ये जो रेड ऑरेंज रेड फ्यूम्स आ रही है NaOH सॉल्यूशन से इसको पास कराओगे तो ये क्या बनाता है जरा उसको देख लो, है ना। तो देखो यहां क्या लिखना है आपको, इफ दिस ऑरेंज ऐसा लिखो, इफ CrO2Cl2 पास्ड, CrO2Cl2 पास, ऐसा लिखो, पास फ्रॉम NaOH solution, it forms Na2Cr2O4, Na2Cr2O4 का फॉर्मेशन करता है। अब ये कैसा कलर होता है, विच इज येलो कलर्ड, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ। अब ये क्या, ये यहां पर हमने क्या बोला है कि ये बनाएगा आपका, जब NaOH सॉल्यूशन से इसको पास कराओगे तो ये बनाएगा आपका Na2CrO4, सॉरी ये Na2 नहीं, ये Cr2 नहीं होगा, Na2CrO4 बन जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा और इसका कलर येलो हो जाएगा। तो ये रिएक्शन भी देख लो जरा, ये हटा दूं ऊपर का, ये यहाँ का मैं पूरा इसको रफ कर देता हूँ। ये देखो अब क्या करना है, यहाँ आपको बनाना है Na2 सॉरी ये जो आपका बना था CrO2Cl2 प्लस में NaOH, है ना, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब इसकी रिएक्शन आप इससे कराएंगे तो यहां बनेगा आपका Na2CrO4 प्लस में आपको मिलेगा क्या, NaCl मिल जाएगा आपका, ठीक। तो ये आपको रिएक्शन याद रखना है कि ये जो होता है CrO2 ये होता है आपका ऑरेंज रेड कलर, और ये कैसा होगा फिर, येलो कलर, ठीक है बच्चों। तो ये इस टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर ये क्रोमियम क्लोराइड टेस्ट के थे, ये मैंने बता दी। अब एक चीज और रिमेनिंग है, अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन या पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऐसा बोलते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट H2O2 के साथ कराते हैं, है ना। H2O2 के साथ रिएक्शन कराने से क्या मिलेगा जरा देखो, K2Cr2, है ना, ऐसा करो, K2Cr2 की रिएक्शन देखो, रिएक्शन विथ K2Cr2O7। अच्छा अब आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये पॉइंट्स सारे ही हम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के देख रहे हैं। तो पहले हमने K2Cr2O7 डिस्कस कर लिया है, अब उसकी जैसे क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में भी आपने K2Cr2 यूज किया है, और इस टाइप से यहाँ पर भी हम क्या यूज कर रहे हैं, K2Cr2O7। अब इसमें हमें क्या देखना है, H2O2 के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, तो ये इसके साथ रिएक्शन पर क्या बनाएगा वो देख लेते हैं। देखो रिएक्शन विथ H2O2, ऐसा लिखो, रिएक्शन विथ H2O2, तो क्या बनेगा वो देख लेते हैं। H2 रिएक्शन विथ H2O2, देखो रिएक्शन देखो, ये है आपका K2Cr2O7 प्लस में आपने लिया H2O2, तो वो जो यहाँ मेजर प्रोडक्ट जो आपका बनेगा वो बनेगा CrO5, ठीक। ये क्या बनेगा आपका CrO5। तो ये जो CrO5 बनेगा ये आपका किस टाइप से एग्जिस्ट करेगा जरा वो भी देख लो। अब CrO5 जो है उसको स्ट्रक्चर में देखना है आपको, CrO5 प्लस में स्ट्रक्चर, है ना। देखो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, क्रोमियम कितना है आपके पास, 5 है ना, तो 5 क्रोमियम 1 है और ऑक्सीजन 5 है, तो ये आपका रहेगा क्रोमियम और 5 ऑक्सीजन। तो देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 इस टाइप से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब आपके पास ऑक्सीजन तो 5 है, अगर आप डबल बॉन्डेड एक ऑक्सीजन रखते हैं तो अब यहाँ सारे ये जो 4 ऑक्सीजन है ये तो सिंगल बॉन्डेड रह जाएंगे, तो ये सिंगल बॉन्डेड रहेंगे तो इनके बीच में भी एक एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रहा है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। व्हेन K2Cr2 रिएक्ट विद H2O2 इट फॉर्म्स CrO5, मेजर प्रोडक्ट आपका CrO5 होगा, यानी कि क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। अब क्रोमियम पेंटाऑक्साइड की स्ट्रक्चर कैसी होती है ये इंपॉर्टेंट है। क्रोमियम पेंटाऑक्साइड की स्ट्रक्चर होती है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ठीक है। बटरफ्लाई कैसी होती है आपकी, इस टाइप से 2 पंख है, ये इसका एक एंटीना टाइप का जो आगे रहता है। अब देखो इसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट अगर क्रोमियम की पूछी जाए तो सिंपल है, 1 2 3 4 5 6, है ना, तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है +6।
अब ये स्ट्रक्चर कैसी है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है, ये होती है आपकी बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा पॉइंट था जो हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट।